कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ऐसे ही कॉलेज की लड़कियां समर के बारे में बातें कर रही थी। प्रिंस ने जब समर को सब बताया तो वो हंस दिया। हंस क्या रहा है, मैं तेरे से नाराज़ हूँ। तूने मुझे उसके बारे में बताया भी नहीं और जानबूझकर कल लेकर आया जब मैं छुट्टी पर था। मुझे नहीं पता, तू मुझे भी मिला, मैं तब तुझसे बात करूँगा, प्रिंस बोला। अरे यार, नाराज़ क्यों होते हो? तुम्हें मेरा पता ही है, तुमसे ज़्यादा मुझे कोई नहीं जानता। असल में वो मेरी सिर्फ फ्रेंड है। मैंने तो इनका मुंह बंद करने के लिए उसे नकली गर्लफ्रेंड बनाकर लाया था। यार, जब मैं असली गर्लफ्रेंड बनाऊंगा तो बनाने से पहले मैं तुमसे बात करूंगा, समर बोला। क्या सच कह रहे हो तुम? अच्छा ठीक है, प्रिंस मान गया। अंतरा के एग्ज़ाम हो गए थे। आज उसने अंगद के साथ डेट पर जाना था। वो अच्छे से तैयार होकर चल दी। सिया ने उसे आते देखा तो बोली, अब अच्छी लग रही हो, यूं ही बेकार सी बनकर चल पड़ती है। फिर सिया उसे बाहर तक छोड़ने आई। अंगद उसे लेने आया था। रॉयल ब्लू कलर का कोट पैंट पहन रखा था उसने। अंतरा ने ही उससे कहा था कि वो ये पहन कर आए। अंतरा ने कार में बैठते ही उसकी तारीफ की। देखा, ये कलर आप पर बहुत अच्छा लगता है, जच रहे हो आप। जचना तो है ही, हम पैदाइशी ही हैंडसम जो हैं, कुछ और कहो जो मुझे पता ना हो। अंगद अपने ही स्टाइल में बालों में हाथ फेरते हुए बोला। मैं कैसी लग रही हूँ? अंतरा को उसका अपनी तारीफ करना पसंद नहीं था, इसलिए उसने बात बदल दी। तुम अपनी चिंता ना किया करो, जब मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तो तुम अपने आप ही सुंदर हो जाओगी। सब लोग मुझे ही देखेंगे, तुम्हें कौन देखेगा? अंगद उसी चिरपरिचित अंदाज में बोला। अंतरा मुस्कुरा दी। उसे लगा था कि ये अपने आप में इकलौता पीस है, पर अपने पापा और दादा से मिलने के बाद अब उसे अंगद का ऐसा करना इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता था। कहाँ जाना है? अंगद ने पूछा। आप लेकर जा रहे हो, जहाँ ले जाएंगे चलूँगी, अंतरा ने भी यूं ही कह दिया। मेरी मर्जी की बात ना करो, अगर मैं अपनी मर्जी करने लगा तो पछताओगे। नहीं, मैं नहीं पछताती, 3 साल से आपको जानती हूँ, उसने अंगद से कहा। चलो आज यूं ही पार्क में घूमते हैं, बातें करते हैं, बहुत दिन हुए, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ सुनना है, अंगद बोला। वो पार्क में आ गए। दोनों हाथ पकड़े चलते हुए बातें कर रहे थे। अच्छा, अब आगे क्या करने का इरादा है? रिजल्ट आ जाए तो डॉक्टर बन जाऊंगी, अंतरा बोली। वो तो मुझे पता ही है, मेरा मतलब था कि जैसे शादी के बाद मैं तुम्हारा पति बनूंगा तो तुम क्या बनोगी? मैं आपकी पत्नी बनूंगी, आपके लिए खाना बनाऊंगी, घर संभालूंगी, अंतरा ने हंसते हुए कहा। बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार दूंगा, तुम्हें कोई कमी नहीं रहने दूंगा, दुनिया की हर खुशी ला कर दूंगा। उसकी बातें सुनकर अंतरा को काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। अच्छा अंगद, तुम बता रहे थे कि भैया ने शादी कर ली है, उन्होंने शादी चुपचाप क्यों की? असल में भैया को धूमधाम की शादियों से नफरत है। उनका मानना है कि जितना खर्चा हम लोग खिलाने पिलाने में करते हैं, उतने में घर का हर सामान खरीदा जा सकता है, बस दोनों के पेरेंट्स साथ दे। आइडिया तो अच्छा है, अंतरा बोली। वो घूम रहे थे कि एकदम से तेज बारिश आ गई। दोनों भागे, लेकिन कार तक आते आते ही वो पूरी तरह से भीग गए। कार में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़े। अब क्या करें? मेरे घर चलो, तुम्हारे कुछ कपड़े पड़े हैं, तुम पहन लेना, फिर तुम्हें मैं घर छोड़ आऊँगा। अंतरा मान गई, क्योंकि अंगद का घर पास ही था। वो लोग उसके घर आ गए। घर आकर अंगद उसे गेस्ट रूम में ले गया, जहाँ ये रहा करती थी। कपड़े वैसे ही अलमारी में रखे पड़े हैं, तुम चेंज कर लो, मैं भी अपने कमरे में चेंज करने जा रहा हूँ, कहकर वो अपने कमरे में चला गया। घर आकर अंगद उसे गेस्ट रूम में ले गया, जहाँ ये रहा करती थी। कपड़े वैसे ही अलमारी में रखे पड़े हैं, तुम चेंज कर लो, मैं भी अपने कमरे में चेंज करने जा रहा हूँ, कहकर वो अपने कमरे में चला गया। अंतरा कपड़े बदल कर नीचे आई और चाय बनाने लग गई। तभी अंगद भी आ गया। वो दरवाजे पर खड़ा होकर उसे चाय बनाते हुए देख रहा था। वो उस दिन के बारे में सोचने लगा जब वो शादी करके इसके घर हमेशा के लिए आ जाएगी। ये सोचते हुए वो उसके पास गया और उसने उसे पीछे से गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाई, लेकिन उसने कुछ सोचकर बाहें नीचे कर ली और उससे थोड़ा दूर होकर खड़ा हो गया।
अंतरा ने उसे ऐसे करते देख लिया था। जब उसने बाहें फैलाई थी तभी अंतरा समझ गई, लेकिन उसके पीछे होने पर उसे अजीब लगा। वो पीछे मुड़कर अंगद की तरफ देखी। बन गई? अंगद ने उसे चाय की तरफ इशारा करते हुए पूछा। बस बन गई, अंतरा बोली। अंतरा, पता है मेरे दिल में तुम्हें काम करते देखकर ख्याल आया कि कितना अच्छा हो जब तुम हमेशा के लिए शादी करके यहाँ आ जाओगी। अंगद बोलते बोलते उसे अपनी नशीली नज़रों से देख रहा था। क्या यही सोचकर आप पीछे हट गए? अंतरा ने पूछा। हाँ, ये भी कह सकती हो। तुम्हें इस तरह देखकर तुम पर प्यार आया, दिल किया कि तुम्हें गले लगा लूं। फिर सोचा कि अगर अभी ऐसा करूँगा तो शादी के बाद वो मज़ा नहीं आएगा, मतलब प्यार में वो बात नहीं रहेगी। लव मैरिज से ज़्यादा अरेंज मैरिज सफल होती है। बता सकती हो क्यों? शायद अरेंज मैरिज करने वाले अपने पेरेंट्स के डर से सब कुछ बर्दाश्त करते हों कि ये शादी उन्होंने करवाई है। अगर मैं कुछ कहूँगी या कहूँगा तो वो नाराज़ होंगे। अंतरा को जो ठीक लगा वो कहा। हाँ, ये एक रीज़न भी हो सकता है, लेकिन इसका असल रीज़न होता है कि अरेंज मैरिज में हम कुछ समय एक दूसरे को जानने पहचानने में लगा लेते हैं। इससे शादी के बाद प्यार होता है, लेकिन लव मैरिज में हम उसे उतना ही जानते हैं जितना उसने हमें बताया है, तो अक्सर खुद को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं और शादी के बाद जब साथ रहते हैं तो असल सच्चाई पता चलती है तो तलाक पक्का है। अब शादी अपनी मर्जी से ही होती है तो पेरेंट्स भी सुलह नहीं करवाते, सो शादी खत्म, अंगद ने समझाया। हाँ, ये तो है, अंतरा ने चाय डालते हुए कहा। दूसरा रीज़न ये भी है जो मैं अभी कह रहा था, इंसान को किसी चीज़ की भी कद्र तब होती है जब तक वो उसकी हो ना जाए। अब लव मैरिज में भी जब तक शादी ना हो जाए तब तक दोनों पीछे पड़े रहते हैं। जब शादी हो जाती है आटे दाल का भाव पता चल जाता है तो फिर लड़ाइयाँ शुरू, अंगद बोला। इसका मतलब हमारी शादी भी ऐसे ही? अंतरा ने पूछा। नहीं, हमारा प्यार वैसा नहीं है, यही तो मैं समझा रहा था। हम जो सब कुछ शादी के बाद ही करेंगे, समझी? अंगद ने उसके बालों के लटों को पीछे करते हुए कहा। अंतरा उससे लिपट गई और बोली, आप बहुत अच्छे हैं, वो तो मैं जानता ही हूँ, कहकर उसने भी अंतरा को बाहों में भर लिया। दोनों बैठकर काफ़ी देर तक बातें करते रहे। फिर बारिश रुकने पर वो उसे घर छोड़ गया। आज्ञा का काम काज अच्छा चल रहा था। उसने 3-4 लड़कियां अपनी हेल्प के लिए रख ली थी। अब दीपा भी पहले से खुश थी। आज्ञा, वो समझ नहीं आया, कई दिन हो गए, क्या तुम दोनों में लड़ाई हो गई? दीपा ने पूछा। अरे नहीं दादी, लड़ाई कोई होगी, उनके फाइनल एग्ज़ाम है सो वो पढ़ने में बिजी होंगे, बाकी उन्हें कोई काम होगा तभी तो आएंगे, ऐसे ही आ जाते कैसे? आज्ञा बोली। क्यों, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुमसे मिलने तो आ ही सकता है। उससे कह देना कि मैं कोई पुराने ज़माने की औरत नहीं हूँ, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम जैसे चाहो घूमो फिरो। दीपा बोली। बॉयफ्रेंड? किसका बॉयफ्रेंड? दादी आप ठीक तो हैं? आपको बुखार वगैरह तो नहीं हो गया? कहाँ वो और कहाँ हम, हमारा उनसे क्या मुकाबला, आप ऐसे सोचना भी नहीं। आज्ञा बोली। दीपा सोचने लगी, तो क्या उन्हें गलतफहमी हो गई थी? क्या इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है? दीपा सोच ही रही थी कि सिया का फ़ोन आ गया। वो फ़ोन लेकर बाहर आ गई और बोली, हेलो सिया, क्या हाल है? ठीक है, तू सुना, कैसी है? और अपनी आज्ञा कैसी है? आज्ञा का नाम बहुत ही प्यार से लिया। हाँ, सब ठीक है, पर लगता है ये बच्चे हमें रिश्तेदार नहीं बनने देंगे। दीपा बोली। क्यों, क्या हुआ? वो आज्ञा कह रही थी कि उनमें कोई प्यार नहीं है, वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। दीपा ने निराशा से कहा। तो क्या है, दोस्ती ही प्यार की बुनियाद होती है, पर प्यार कहाँ से होगा जब ये मिलेंगे नहीं, आपस में बात भी नहीं करेंगे। वो तो मुझ पर छोड़ दे, बस जैसा मैं कहूँ करती जाना। फिर इसने दीपा को कुछ कहा। दीपा के चेहरे पर शरारत भरी स्माइल आ गई। शाम को समर उनकी शॉप पर आया। दीपा चुप वहाँ से खिसक ली। उसने सिया के मुताबिक अपनी एक खास नौकर से कहकर काउंटर और समर के रास्ते में थोड़ा सा पानी गिराने को पहले ही कह दिया था। उनका प्लान था कि जब आज्ञा समर से मिलने आ रही होगी तो पानी पर पैर रखते ही वो स्लिप हो जाएगी, तो समर जो सामने बैठा होगा वो उसे बचाने जाएगा, फिर गोद में उठाकर सोफे पर बिठाएगा। दीपा ने समर को बिठा दिया और आज्ञा को आवाज़ लगाने लगी। आज्ञा नहीं आई तो वो खुद उसे बुलाने चल दी और इस जल्दबाजी में वो खुद ही भूल गई कि वहाँ पानी है और पानी पर पैर रखते ही खुद ही गिर गई।
हाय माँ, मर गई। तब आज्ञा ऊपर से भागती हुई आई। समर भी आ गया था। वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गया। उन्हें आनन फानन में दाखिल कर दिया गया। एक्सरे और सीटी स्कैन हुआ तो पता चला कि उसका पैर टूट गया। ये पता लगते ही दीपा ने सिर पर हाथ मारा। हाय राम, क्या मुसीबत कर दी। माना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उसमें खुद गिर जाते हैं, लेकिन मैंने कौन सा किसी को नुकसान पहुंचाने को किया था। हमने तो ये उन्हें मिलाने के लिए किया और तूने मुझे ही गिरा दिया। वो मन ही मन में सोच रही थी। समर और आज्ञा उनकी सेवा में लगे थे। ये अंतरा वाला हॉस्पिटल था, सो अंतरा भी आ गई। सिया को भी फ़ोन कर दिया था, वो भी आ रही थी। ये गिर कैसे गई, अंतरा ने पूछा। वहाँ थोड़ा सा पानी गिरा हुआ था, पता ही नहीं चला। मैं कब से यही सोच रही हूँ कि ये पानी गिराया किसने, क्योंकि अगर किसी से गलती से पानी गिर भी जाता तो वो साफ कर देता है। ये पता नहीं किसने किया। मैं पता करूँगी। बेचारी दादी को कितनी तकलीफ़ हो रही है। आज्ञा बोल रही थी तो उस नौकरानी सुधा ने दीपा की तरफ देखा। दीपा ने अपने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। वो सीधी होकर खड़ी हो गई। सुधा मन ही मन सोच रही थी कि आंटी जी को इतनी चोट लग गई है, अब आज्ञा ज़रूर मुझे निकाल देगी, पर मैं भी मैडम का नाम ले लूँगी। तभी सिया भी वहाँ आ गई। वो सीधा दीपा के पास पहुँच गई। वो बोली, दीपा ये क्या हो गया, तुम शॉप में आराम से बैठ नहीं सकती। आज्ञा का नहीं, अपनी उम्र का तो ख्याल किया होता। तुम्हें किसने कहा था यहाँ वहाँ घूमने को। वो उसे इशारे करती हुई बोली। मैं तो बस आज्ञा को बुलाने गई थी। मैं भूल ही गई कि वहाँ मेरा मतलब मैं भूल गई थी कि मेरी उम्र हो गई है। मैं बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाती हूँ। दीपा के मुँह से निकलने लगा था कि वो भूल गई कि वहाँ पानी गिरा हुआ है, लेकिन उसने उसी वक्त खुद को संभाला और बात पलट दी। समल बोला, दादी अब आप ज़्यादा ना बोलो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट कीजिए। उसने दीपा का हाथ चादर में करते हुए कहा, मम्मा आप मुझे कह देती, मैं लेने आ जाता। मैंने कौन सा खुद कार चलानी थी, ड्राइवर से कहा वो ले आया। बेचारी दीपा बैठे बिठाए पंगा छिड़ गया। सिया ने अफसोस जताते हुए कहा, आज्ञा तू जाकर शॉप संभाल ले, यहाँ पर सिया है। सुधा को भी ले जा, किसी और के सिर पर काम नहीं छोड़ना चाहिए। दीपा बोली, ऐसा करो समर, तुम इसके साथ चले जाओ, फिर दुकान समेट कर इसके साथ ही वापस लेते आना। सिया ने समर से कहा। पहले आज्ञा मना कर दी, लेकिन जब सिया ने भी जोर दिया तो उसे जाना पड़ा। समर उसे लेकर जा रहा था तो वो बोला, सॉरी आज्ञा, ना मैं आता ना ये सब होता। मुझे क्या पता था कि दादी स्लिप हो जाएंगी, नहीं तो मैं खुद ही तुम्हें बुलाने चला जाता। अरे यार, ये किस युग में जी रहे हो तुम, ये कैसी बातें कर रहे हो। जो होना होता है वही होता है, कोई कुछ नहीं करता। ना किसी के आने या ना जाने से कुछ होता है। यूं ही ये बेकार की बातें दिमाग से निकाल दो, आज्ञा बोली। समर उसकी बातें सुनकर काफ़ी प्रभावित हुआ। वो लोग दुकान पर आ गए। आज्ञा ने अपने स्टाफ को कहा, सुनो दादी का पैर टूट गया है, कल सर्जरी होगी, कुछ दिन लग सकते हैं। इसलिए सुषमा तुम आकर शॉप खोल लेना, और जब तक मैं नहीं आती सब तुम्हें ही संभालना होगा। बाकी कुछ पूछना हो तो फ़ोन कर लेना। हॉस्पिटल, तुम्हें क्या कहा था और तुमने क्या कर लिया, अब हमेशा के लिए लंगड़ी हो जाओगी। सिया ने चिंता करते हुए कहा, कहते हैं किसी का बुरा करो तो भगवान आपका बुरा करता है, लेकिन हमने तो अपने बच्चों का भला ही चाहा था। हम तो चाहते थे कि वो शादी कर ले। दीपा बोली। सिया सिर हिलाते हुए सोचते हुए बोली, वैसे हम ये काम अब भी कर सकते हैं। उसने अंतरा को फ़ोन करके बुलाया। अंतरा उसी वक्त भागते हुए आई कि पता नहीं क्या हो गया, अभी तो वहाँ से आई है। वो पहुँची तो सिया उसे अपने पास बिठाकर बोली, अंतरा क्या कोई तरीका है कि उन दोनों की हम शादी करवा सकें। दोनों या दोस्ती में ही फंसे हुए हैं, उन दोनों को एक दूसरे की दिल की बात बता दो। अंतरा बोली, दोनों तो दोस्ती से आगे बढ़ ही नहीं रहे। इधर आओ। अंतरा ने दोनों के करीब होकर धीरे धीरे अपना प्लान जताया। अरे वाह, ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। दीपा समझ गई ना क्या करना है, इस बार फिर अपना नुकसान ना करा लेना। सिया बोली, अरे मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ, इस बार तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। दीपा बोली। फिर वो दोनों हंसने लगी। कुछ देर में आज्ञा अपने कपड़े और बिस्तर लेकर समर के साथ आ गई। उनके आते ही वो तीनों चुप हो गईं। दीदी आपको काम नहीं है, आप फिर यहाँ आ गई। बेचारे मरीजों को भगवान ही बचाए, वैसे भी सभी भगवान भरोसे ही हैं। समर अंतरा को देखकर बोला,
अच्छा तू छोटा है तो छोटा ही रह, अभी तुझे पता नहीं कि काम के साथ फैमिली भी ज़रूरी है। मैं काम ही कर रही थी, वो तो दादी ने मुझे बुलाया था इसलिए आई, समझे डफर। अंतरा ने उसके सिर पर थप्पड़ मारते हुए कहा। दीदी ये क्या बात है, सबके सामने क्यों मारते हो, समर बोला। अब तुझे शर्म आ रही है, जब तू सबके सामने अपनी बड़ी बहन को बोल रहा था तब शर्म नहीं आई, तेरे तो दो चांटे और लगनी चाहिए। कहते हुए सिया समर की तरफ बढ़ी। नहीं दादी कोई बात नहीं, मेरा छोटा सा इकलौता भाई है, इसे इस तरह ना ट्रीट करो, अगर उसने कहा तो मेरे भले के लिए ही कहा है, आप यूं ही गुस्सा ना चढ़ा लिया करो, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। चल समर मुझे छोड़ा, कहकर वो समर को लेकर बाहर निकल गई। जाते जाते उसने समर की पीठ पर रखे हाथ का अंगूठा खड़ा करके सिया को इशारा किया। सिया समझ गई, उसने दीपा को इशारा किया। बहुत प्यार है दोनों में, अक्सर इसी तरह लड़ते रहते हैं। सिया आज्ञा की तरफ देखकर बोली। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, दीपा इशारा समझकर सिर हिलाते हुए बोली। आज्ञा तुम्हें पता है समर तुम्हारी बड़ी तारीफ करता है, कहता है जितनी सुंदर है उतनी ही इंटेलिजेंट भी है, सारा काम इतने अच्छे से करती है। मैंने उससे पूछा कि अगर तुझे आज्ञा पसंद है तो मैं बात चलाऊं, तो पता है क्या कहता है, वो कहता है लेकिन मम्मा वो तो मुझे जस्ट फ्रेंड मानती है। सिया ने जाल फेंका। दादी मैंने कब कहा कि मैं उसे जस्ट फ्रेंड मानती हूँ, उल्टा मैं तो उसे बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। लेकिन दादी उसने मुझे कभी बताया नहीं कि वो मुझे पसंद करता है। अब ये सब महसूस करने की बातें होती हैं, तुम उसके साथ अकेली होगी तो कभी महसूस करके देखना, तुम्हें पता चल जाएगा, बोलकर सिया आज्ञा की तरफ देखने लगी। आज्ञा कुछ बोलने लगी थी कि तभी समर अंदर आ गया। उसके होठ खुले रह गए, वो बोल ही नहीं पाई। समर को देखकर उसका चेहरा लाल हो गया और धड़कन बढ़ गई। समर ने उसकी तरफ देखा और बोला, आज्ञा ये तुझे क्या हुआ, बुखार उखार तो नहीं हो गया, ये मुंह क्यों लाल हो रहा है। कुछ नहीं हुआ है, मेरा चेहरा शुरू से ऐसा है, तुम अपना काम करो, कहकर वो बोतल उठाकर पानी पीने चली गई। सिया और दीपा मंद मंद मुस्कुरा दी। इसे क्या हुआ, समर ने सिया से पूछा। तेरी तारीफ कर रही थी, इतना हैंडसम है और हर एक की हेल्प करता है, तो मैंने भी कह दिया फिर उससे शादी कर लो, तो कहती है वो तो मुझे अपनी फ्रेंड मानता है, तो मैं कैसे उससे कोई बात कर सकती हूँ। वो बोल ही रही थी कि तू आ गया, अब शर्म तो आएगी ही, इसलिए मुँह लाल हो गया, सिया ने समर से कहा। लेकिन दादी उसने मुझे कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा, समर बोला। बेटा कभी लड़कियां भी ऐसा कर सकती हैं, लड़के ही बात की शुरुआत करते हैं, मुझसे भी वो हमेशा तुम्हारी ही बातें करती रहती है, तुम्हारा फ़ोन भी आ जाए तो ऐसे खिल जाती है मानो जहान मिल गया हो। बाकी बेटा ये बातें महसूस की जाती है, कहीं नहीं जाती। दीपा ने भी सिया का साथ दिया। समर सोच में डूब गया। समर को भी लगने लगा कि हो सकता है कि शायद आज्ञा उसे चाहती ही हो। क्या मैं भी उसे चाहता हूँ, कैसे पता चलेगा। वो सोच ही रहा था कि आज्ञा पानी लेकर आ गई। वो समर को अवॉइड करने के लिए कुछ देर बाहर ही रुक गई थी। अब दोनों एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। अच्छा दीपा अब हम चलते हैं, तू रेस्ट कर, मैं कल आ जाऊँगी, कहते हुए उसने दीपा का हाथ हल्के से दबाया और उन दोनों की तरफ इशारा करके मुस्कुरा दी। समर ने भी दोनों को बाय किया और सिया के साथ चल दिया। आज्ञा बेटा अगर ज़रूरत पड़े तो कॉल कर देना, सिया ने आज्ञा के कंधे पर हाथ रख कर कहा। समर उनकी तरफ देखता रहा, फिर बोला, हाँ कुछ भी ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। आज्ञा ने उसकी तरफ देखा और शर्माकर सर हिला दिया। आते हुए वो अंतरा से भी मिलने गए और पूछा, तूने चलना है या अभी और वक्त लगेगा। नहीं अब थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बाद में आऊँगी, अंतरा बोली। फिर वो आ गए। रास्ते में समर अपने ख्यालों में खोया था, वो कुछ नहीं बोल रहा था, सिया उसे देखे जा रही थी। फिर वो समर की तरफ देखकर बोली, आज्ञा अच्छी लड़की है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से हो, कहीं कोई धोखेबाज ना मिल जाए, इसलिए मैंने ऋषि से आज्ञा के बारे में बात की है। वो मान गया है, अगर इन दोनों की बात बन गई तो बहुत अच्छा है। तुम क्या सोचते हो? देख लो जैसा आपको ठीक लगे, पर ऋषि की उम्र आज्ञा से ज़्यादा है। तो क्या हुआ, सिर्फ 4-5 साल का ही तो फ़र्क है, इतना तो चलता ही है। मेरी और तेरे दादाजी की उम्र में 5 साल का फ़र्क था, फिर अंतरा और अंगद की उम्र में 5 साल का फ़र्क है। मैंने दीपा से बात की है तो वो राज़ी है।
देखती हूँ, उसे कहूँगी कल दीपा की खबर लेने के बहाने वहाँ जाए। ठीक किया ना मैंने? सिया उसके चेहरे का हाव भाव जांचते हुए बोली। समर बोला। ये कैसा रिस्पॉन्स है भला? सिया मूसा बनाकर बोली। मम्मा आप भी कैसी बातें करते हो? मैं कार चला रहा हूँ, अब कार चलाने दो, समर थोड़ा चिढ़कर बोला। सिया मन में खुश हो रही थी पर ऊपर से गुस्से से बोली, ये क्या बात हुई भला? अब तू इतना बड़ा हो गया है कि अपनी दादी से ऐसे बात करेगा? अरे मम्मा आप फालतू की बात ना करो, मैंने कहा ना कि मैं कार चला लूँ, समर थोड़ा नरमी से बोला। असल में समर अंदर तक चिढ़ गया था कि दादी आज्ञा की शादी ऋषि से कराना चाहती हैं। अपने कमरे में आने के बाद भी वो सोचे जा रहा था कि आज्ञा उसकी फ्रेंड है, अगर वो ऋषि से शादी कर लेगी तो उसकी फ्रेंड नहीं रहेगी। उसने सोचा, हाँ शायद मुझे इसी बात की टेंशन हो रही है, मैं कोई उससे प्यार व्यार नहीं करता, मुझे सिर्फ अपनी और उसकी दोस्ती की फिक्र है। लेकिन दादी तो कह रही थी कि वो मुझे पसंद करती है, तो वो ऋषि से शादी क्यों करेगी? वो कल आएगा तो मैं भी जाऊंगा, देखता हूँ वो ऋषि कैसे इससे बात करता है। अगले दिन नाश्ते पर उसने अंतरा को कहा, दीदी आज आपको मैं छोड़ दूँ? नहीं, आज मैं अंगद जी के साथ जाऊँगी, अंतरा बोली। अंतरा मैंने भी हॉस्पिटल ही जाना है दीपा से मिलने, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, सिया बोली। ठीक है दादी। मम्मा आप भी कमाल करती हैं, भला आप इन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी क्यों बनते हो? आपको मैं छोड़ दूंगा, समर उसी वक्त पलटते हुए बोला। कभी कॉलेज भी चला जाया कर, जब देखो ना जाने के बहाने ढूंढता रहता है। तू अपने कॉलेज जा, मम्मी को मैं ले जाऊंगा, विक्रम सिया के पैर छूने के बाद बोला। तू उसे बोल रहा है? तू भी काम चोरी में उसका भी बाप है, कंपनी के काम से बचने के लिए सारे दिन यहाँ वहाँ भागता फिरता है। सिया को मैं ले जाऊंगा, जाकर काम काज संभाल, राहुल आकर बैठते हुए अपने स्टाइल में बोला। समर और विक्रम ने उठकर उसके पैर छुए, राहुल ने उन्हें आशीर्वाद दिया। समर देख रहा था कि अब वो क्या करे। अगर वो कॉलेज के बाद गया तो ऋषि तो पहले ही आकर चला जाएगा, लेकिन अब कॉलेज जाने के सिवा कोई चारा भी नहीं था, सो वो कॉलेज चला गया। इब्तिदा ये इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। उसके जाते ही राहुल ने ये शेर कहा और सभी हंस पड़े। अंतरा राहुल और सिया के साथ हॉस्पिटल चल दी। सिया ने दीपा और आज्ञा के लिए नाश्ता भी ले लिया था। राहुल ने कार में गाना लगाया, ओ मेरे दिल के चैन चैन आए, मेरे दिल को दुआ कीजिए। पता है अंतरा, हमारी दोस्ती की शुरुआत या कहो प्यार की शुरुआत हॉस्पिटल के इन्हीं रास्तों से हुई थी। मैं मम्मी की बीमारी का फ़ायदा उठाकर इसे बहाने से अपने साथ हॉस्पिटल ले जा रहा था। मैंने यही गाना लगाया तो तेरी दादी को गुस्सा आ गया, कहती है आपकी मम्मी बीमार पड़ी हैं और आप गाने सुन रहे हैं। तब मैंने कहा ये तो मैंने तुम्हारे लिए लगा रखे हैं कि तुम ज़्यादा टेंस ना हो, बस इसी बात पे ये मुझ पे फिदा हो गई। कहकर राहुल हंस दिया तो वो भी हंस दी। दादाजी आप दोनों की कभी लड़ाई नहीं हुई क्या? नहीं सॉरी, टचवुड, कभी होनी भी नहीं चाहिए, मैं तो जस्ट यूं ही पूछ रही थी, अंतरा ने पूछा। हमारी शादी से पहले सब लड़ाइयाँ हो ली थी, सो शादी के बाद अगर कभी ये नाराज़ होते तो मैं चुप हो जाती, और अगर मैं कभी नाराज़ होती तो ये चुप हो जाते, लड़ाई तक बात पहुँचती ही नहीं, सिया बोली। हाँ बेटे, यही सफल शादी का राज है, अगर एक नाराज़ हो तो दूसरा शांत रहे, अगर दोनों ही बोलेंगे तो बहस होगी, फिर बात बढ़ जाती है, राहुल बोला। सच में आप दोनों के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अंतरा उनकी तरफ गर्व से देखते हुए बोली। कुछ देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। अच्छा दादी दादाजी, मैं पहले अपनी ड्यूटी पर जा रही हूँ, जब भी फ्री हुई आ जाऊँगी, अंतरा कार से उतरते हुए बोली। ऋषि भी आएगा, भूलना मत। याद है दादी। फिर राहुल और सिया दीपा के कमरे में आ गए। सिया ने आज्ञा को टिफ़िन पकड़ाते हुए कहा, ये लो पहले तुम दोनों नाश्ता कर लो, फिर बाद में बात करते हैं। नाश्ता करके दीपा बोली, देखो सिया अब मेरी उम्र हो गई है, ऊपर से ये टांग टूट गई है, अब पता नहीं ठीक होंगी या नहीं, कहीं ऐसा हो रब को प्यारी हो जाऊं, फिर मेरी आत्मा भटकती रहेगी। मैं चाहती यही हूँ कि मेरे जीते जी इसकी शादी हो जाए। दादी ऐसा क्यों कहती हो? अभी बहुत लंबी उम्र है आपकी, वक्त का कुछ पता नहीं होता। दीपा तुम चिंता ना करो, इसके लिए एक से एक रिश्ते हैं। अपनी आज्ञा इतनी सुंदर और सुशील है, इसे अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। वैसे मेरी नज़र में कई लड़के हैं, तूने देखे ही होने हैं, और आज्ञा भी उन्हें जानती है। एक को मैंने आज यहाँ बुलाया है, बाकी उस रब की मर्जी, सिया बोली।
राहुल बैठा सबके एक्सप्रेशन देख रहा था। उसने आज्ञा का नाराज़गी भरा चेहरा देखा तो वो बोला, आज्ञा तुम्हें कैसा लड़का पसंद है, मतलब कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें। दादाजी मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, अभी मेरी उम्र ही क्या है, उम्र बीतते पता भी नहीं लगता, इसलिए कुछ काम किस्मत पर छोड़ देना चाहिए, सिया बोली। हाँ, जैसे हमें भी हमारी किस्मत ने ही मिला दिया था, नहीं तो ये कहाँ और मैं कहाँ रहता था, हमारा एक दूसरे से मिलना ही इम्पॉसिबल था, राहुल बोला। कहते हैं इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है उसे अपने पुराने दिन ज़्यादा याद आने लगते हैं और वो अक्सर लोगों के बीच बात करते हुए पुराने किस्से छेड़कर बैठ जाता है। आम तौर पर बुरा नहीं लगता, पर जब वो एक ही किस्सा हर बार सुनाए तो मुश्किल हो जाती है। राहुल कुछ देर बैठकर चला जाता है, फिर ये लोग अपनी अपनी बातें करने लगती हैं। सिया ने ऋषि को 2 बजे बुलाया था और समय उससे पहले ही आ गया। ऋषि अपने समय पर आया, वो दीपा के लिए फल और फूल लाया था। समर सोचने लगा कि वो तो कभी कुछ नहीं लेकर आया, यही उसे लगा कि उसका 1 पॉइंट कम हो गया, क्योंकि दीपा फूलों को देखकर बहुत खुश हुई, उसे ऋषि भी अच्छा लग रहा था। समर बैठकर ऋषि की तरफ ही देखता रहा, पर ऋषि की नज़रें आज्ञा पर से हट ही नहीं रही थी। समर ने उसका ध्यान इधर उधर करने को बहुत ज़ोर मारा, वो घूम फिर कर फिर आज्ञा को देखने लगता। समर को उस पर गुस्सा आ रहा था, पर वो क्या कर सकता था। अंतरा भी आ गई थी, वो भी सिया का ही साथ दे रही थी। उसने अंतरा को साइड में ले जाकर कहा, दीदी ये सब क्या है, वो आज्ञा को घूरे जा रहा है, मेरा दिल कर रहा है मुंह तोड़ दूं उसका। तुझे क्यों बुरा लग रहा है, क्या तू उससे प्यार करता है, अंतरा ने पूछा। समर चुप हो गया, फिर बोला, प्यार नहीं करता, वो मेरी दोस्त है, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। अगर तेरी दोस्त है तो तुझे खुश होना चाहिए कि इतना अच्छा लड़का उससे शादी करने को तैयार है, इतना पढ़ा लिखा है, इतने अच्छे घर का है, उसके मम्मी पापा इसे खुश रखेंगे, ये भी उसे खुश रखेगा, अंतरा ने समझाया। ये सब बातें तो ठीक है, पर मुझे लगता है कि उसे ऋषि पसंद नहीं आया, देखो तो ऋषि को कैसे देख रही है, लड़कियां ऐसे ही करती हैं, वो सीधे किसी की आंखों में नहीं देख सकती, इसलिए इस तरह देख रही है, अंतरा ने उसे बताया। इतने में सिया की आवाज़ आई, ऋषि ऐसा करो तुम आज्ञा के साथ जाकर नीचे से चाय ले आओ। चलो आज्ञा चलें, ऋषि बोला। वो दोनों जाने लगे तो उसी वक्त समर ने आकर आज्ञा का हाथ पकड़कर रोक लिया। आज्ञा कहीं नहीं जाएगी, वो गुस्से से बोला। सब एक साथ उसकी तरफ देखने लगे, तब उसे एहसास हुआ कि वो क्या बोल बैठा। मेरा मतलब है कि कल शाम से वो दादी की सेवा में लगी है, उसे नीचे जाने में तकलीफ़ होगी, उसकी जगह मैं ऋषि भैया के साथ जाकर चाय ले आता हूँ, समर बोला। सब हंस पड़े, लेकिन असल बात सबको पता थी कि वो आज्ञा को किसी और के साथ नहीं देख सकता, इसलिए वो बोला था। उनके जाने के बाद सिया, दीपा और अंतरा आज्ञा से ऋषि के बारे में पूछने लगे। आज्ञा तुम्हें ऋषि कैसा लगा, मतलब अपने जीवन साथी के रूप में, सिया ने पूछा। क्या दादी आप क्या कह रही हैं, मुझे ये नहीं पसंद है। अच्छा बता क्या कमी है इसमें। कोई कमी नहीं है, बस जैसा जीवन साथी मैंने सोचा था ये वैसा नहीं है। अब वो लोग चुप हो गए, फिर इसी तरह सचिन को भी लेकर आई, उससे भी कुछ देर यूं ही बातें करते रहे। फिर सचिन जाते वक्त किसी कार से समर के साथ अंतरा के पास गया। तब सिया ने आज्ञा से फिर पूछा, तो आज्ञा ने उससे भी कमी निकाल कर मना कर दिया। सिया उदास सा चेहरा बनाकर बैठ गई। तब दीपा गुस्से से बोली, तुझे कोई पसंद क्यों नहीं आता, तुझसे शादी कौन करेगा, ना तू ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ना ही तू अमीर खानदान की है, ऊपर से तेरी शक्ल भी कोई खास नहीं है, तू इतने अच्छे रिश्तों को मना करे जा रही है। इनके तो पैरों की जूती भी नहीं है हम, यह तो सिया है तो इनकी सूरत देख पाए, नहीं तो मैं एक जीन्स में ही दिखते हैं ये, और तू मना किए जा रही है इन्हें। तब आज्ञा रो पड़ी और बोली, दादी मैं किसी से शादी नहीं कर सकती, आपको एक बार कह तो दिया, अभी मेरी उम्र ही क्या है, कम से कम 2-3 साल और हो जाने दो, मैं 23 की हो जाऊं तब करा लूँगी शादी। आज्ञा रोने लग गई। सिया ने आकर उसे गले से लगा लिया और दीपा को डांटते हुए बोली, खबरदार जो मेरी प्यारी बच्ची को कुछ कहा तो क्या हुआ, जो वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तूने पढ़ लिख कर कौन से पहाड़ तोड़ लिए, और किसने कहा कि ये सुंदर नहीं है, अपनी शक्ल देखी है तूने, तुझसे लाख दर्जे की सुंदर है। जब इसे लड़के पसंद ही नहीं है तो क्या धक्के से शादी कर ले। कोई नहीं, अगर इससे कोई शादी नहीं भी करेगा तो मैं इसकी शादी समर से करा दूंगी, उससे तो कर लोगी शादी।
सिया इसकी दिल की बात समझ गई थी। उसे पता था कि आज्ञा भी समर को पसंद करती है। चाहता तो समर भी आज्ञा को ही है, पर यह बात वो खुद नहीं जानता। लेकिन दादी, वो मुझे पसंद नहीं करता, आज्ञा रोते हुए बोली। इसका भी इलाज है मेरे पास। सुन, तू सचिन के लिए हाँ कर दे, फिर देखना समर का क्या हाल होता है। अब समर आएगा तो तू बस सचिन की तारीफ करते रहना, फिर देखना कैसे समर कबूल करता है कि वो तुझे प्यार करता है, सिया बोली। सचिन और समर अंतरा के पास आए। सचिन अंतरा से अपनी मेडिसिन्स के बारे में बात करने लगा तो समर उन्हें उनके हाल पर छोड़कर वापस जाने लगा। उसके जाते जाते उन दोनों की तस्वीर खींचकर अंगद को भेज दी। साथ में लिख दिया, अपनी वाइफ को बचा लो, कोई और उड़ा ले जाएगा। फोटो में सचिन और अंतरा दोनों ही हंस रहे थे। समर के जाते ही अंतरा ने सचिन से पूछा, तेरी दादी के साथ क्या डील हुई? फ्री में तो तू आने वाला नहीं। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि मुझे पता है कि ऋषि को क्या मिला है, तू कहीं घाटे में ना रह जाए। उसकी बात सुनकर सचिन बोला, मेरे पापा मुझसे लैब साफ करवाते हैं, बस पापा एक ही की बात मानते हैं और वो है दादी। सो मैं मान गया। ग्रेट, दादी तो सचमुच ग्रेट है, वो हर एक की कमजोरी जानती है। पता है दादी ने ऋषि से क्या डील की है? अंतरा बोली। क्या डील की है? उसकी गर्लफ्रेंड है, उसने उससे शादी करनी है, लेकिन ये बात वो घर में बताने से डरता है। इसके लिए दादी ने डील की है कि वो दादी की बात मानेगा, बदले में वो उसकी शादी उसकी गर्लफ्रेंड से करवा देंगी, अंतरा ने बताया। सचिन हंसता हुआ बोला, यार ये समर की किस्मत अच्छी है जो तुम लोग उसके लिए ये सब कर रहे हो। हमारे मम्मी पापा तो ये सोच भी नहीं सकते। ये तो सच है, हमारे दादा दादी ही कमाल के हैं, उन्हीं का दिमाग है जो ये सब करते रहते। मैंने तो कहा था कि अभी वो छोटा है, पर उन्हें आज्ञा मिल गई और लगे उन्हें मिलाने के लिए, अंतरा बोली। समर कमरे में वापस आया तो दीपा ने आज्ञा से पूछा, तुझे ये सचिन कैसा लगा? दादी, ये मुझे अच्छा लगा, हैंडसम है और पढ़ा लिखा भी है, आज्ञा शर्मा कर बोली। तो इससे बात करूं? अभी तो अंतरा के पास ही होगा, सिया बोली। तभी समर दनदनाता हुआ अंदर आया। सचिन अच्छा लड़का नहीं है, देखा नहीं, पहले दीदी के पीछे पड़ा था, फिर वो शैली के पीछे, और ये तो पता ही नहीं कितनी नर्सों के साथ उसका चक्कर है। समर गुस्से से बोला, तो क्या है, पास्ट तो सभी का होता है, बस जब शादी हो जाए उसके बाद वो किसी और के बारे में ना सोचे, और ये मेरे बर्ताव पर निर्भर है, आज्ञा बोली। और अगर वो ना सुधरा तो? तुम्हें पता है वो ड्रिंक भी करता है, समर बोला। अच्छी बात है, मॉडर्न है, ड्रिंक ना करने वाले बैकवर्ड होते हैं। आज्ञा अपनी बात ऊपर रखने के लिए कुछ भी बोल रही थी। लेकिन तुम मेरी दोस्त हो। समर का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। तो दोस्त हूँ तो क्या करूँ, शादी तो करनी ही है। अब ये इतना अच्छा रिश्ता कल मिले ना मिले, और वैसे भी मुझ जैसी अनपढ़ से कोई क्यों शादी करेगा? ये तो आपकी दादी अच्छे रिश्ते ले आई, वरना मेरी किस्मत में ये कहाँ थे, मैं तो इन्हें मैगजीन्स में ही देख पाती। उसने अपनी दादी की कही बात दोहरा दी। तुम ये क्यों सोचती हो कि तुमसे कोई शादी नहीं करेगा? मेरा कॉलेज खत्म होने दो, मैं कामकाज कर लूँ, फिर मैं करूँगा तुमसे शादी, समर बोला। सिया और दीपा जो अब तक सांस थामे उनकी बातें सुन रही थी, उन्होंने चैन की सांस ली। आखिर मुद्दे पर आया तो सही। लेकिन समर, तुम उससे ये प्रॉमिस क्यों कर रहे हो? हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, कल को तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई तो मैं तो तुम्हारी वेट ही करती रह जाऊँगी, आज्ञा बोली। नहीं, ऐसा नहीं होगा दादी, आपकी सगाई भी बचपन में हुई थी और कितने सालों बाद शादी हुई थी। तो ये लो, मैं आप दोनों के सामने इससे सगाई करता हूँ। आज के बाद कोई इसे शादी के लिए तंग नहीं करेगा। मैं जब चाहूँगा इससे शादी करूँगा। समर ने अपनी उंगली से रिंग निकाल कर उसकी उंगली में डाल दी। सभी हैरान हो गए। आज्ञा का तो मुँह खुला का खुला ही रह गया। लेकिन आज्ञा का कहना भी ठीक है, तुम्हें इससे प्यार तो है नहीं। अगर कल को तुझे और कोई लड़की पसंद आ गई तो, सिया बोली। पर मैं इसे पसंद करता हूँ, समर झिझकता हुआ बोला। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।